देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर धनंतर सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार सर, अगर आपके यहाँ तक के सफ़र की बात की जाए, आपकी जीवन शैली की बात की जाए, तो कितना स्ट्रगल भरा वो रहा और आज आप जिस तरह से ऑफिसर हैं, कितना आपको लगता है कि स्ट्रगल आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, कोई भी काम जब आपने करना है, चाहे आप स्टडी करते हैं या कोई भी, तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो स्ट्रगल तो आप पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो तभी आपको अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे, या अच्छी छोड़ के किसी भी जगह आपने काम जो भी करोगे उसके लिए आपको मेहनत तो करनी है। जी, कहीं ना कहीं आज का जो यंगस्टर है वो स्ट्रगल से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे विश्वास रखता है। आप किस तरह से देखते हैं उसे? नहीं, वो भी ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है आजकल के दौर में, बट हार्ड वर्क का कोई आपका अल्टरनेट नहीं है। जी, आपको पढ़ाई करना है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा आपको। स्मार्ट वर्क जितना मर्जी आप कंप्यूटर चला लें और कोई गैजेट्स चला लें, लेकिन जो आपने पढ़ना है वो तो पढ़ना पड़ेगा। अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो काफ़ी फास्ट हो चुकी हैं। अगर आपके टाइम की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितनी चेंजेस आई है एजुकेशन? देखिए, बेसिकली जैसे मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि मैं यहाँ जम्मू का नहीं हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से रहने वाला हूँ। तो मेरी जो स्कूलिंग वगैरह हुई है वो वहीं पे गांव में हुई है। मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल था एक, वहाँ पे हाई स्कूल था उस टाइम में, हाई स्कूल दंदराट रामबन में एक इंटीरियर में जाके है। तो वहाँ पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी का तो कोई इशू था नहीं। कितना डिस्टेंस रहता होगा आपके? ये कोई हमें मेरे घर से जो मेरा स्कूल था वो कोई 3 घंटे का सफ़र था। पैदल हम डेली वॉक करते थे, मतलब सुबह शाम। तो अब तो उस एरिए में उस जहाँ एक हाई स्कूल था, अब 5-6 बन गए हैं। बट उस टाइम में मैंने 93 में मैट्रिक की हुई है। तो आप सुबह कितने बजे निकलते थे? तो हम 7 बजे स्कूल के लिए निकलते थे, 10 बजे अपना स्कूल पहुँच जाते थे। तो उसके बाद शाम को 4 बजे आपका स्कूल ऑफ होता था और शाम को 6-7 बजे आप घर पहुँच जाते थे। आपको क्या लगता है अगर अभी किसी बच्चे को ऐसे स्कूल जाना हो, क्या वो जा पाएगा? नहीं, बेसिकली क्या है कि जब आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है ना, तो वो आज भी अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी वो काम नहीं कर सकता जो उस टाइम करता, क्योंकि उस टाइम आपका जब रिक्वायरमेंट है ना तो आपको वो फिर करना है। तो आजकल के बच्चे फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स आके मतलब स्कूल्स नज़दीक हो गए, कनेक्टिविटी आती है। लेकिन यह है कि बच्चों में जो वो पढ़ाई का जो मतलब मेहनत है वो तो उतनी ही करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा अब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम 3 घंटे अब यूटिलाइज करते हैं अपनी स्टडी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको 3 घंटे जो है वेस्ट भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी रहती थी और 3 घंटा स्कूल जाना, फिर उसके बाद अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करना, फिर उसके बाद अपने घर आना। देखिए, उन 3 घंटों का हमें ना, मुझे आज ये लग रहा है कि वो बड़ा अच्छा था हमारे के लिए। होता क्या था कि जब हम घर से निकलते थे तो जितना भी हमारा स्कूल्स के लेसन्स वगैरह लर्न करने हैं, तो हम वो 3 घंटे में चलते वक्त बैग अपना कंधे पे डाल के बुक निकाल के हम स्कूल में जाते वक्त वो सारा लर्न कर लेते थे। तो जब आपको जैसे पता होगा कि अब जब आप कहीं लर्न कर रहे हो तो चलने से यानी से उस टाइम अच्छा आपका वो एक कंसंट्रेशन अच्छी रहती है। तो वो हमें फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, ऐसा नहीं है। जी, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तब जिस तरह से एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को और आज दी जाती है, क्या लगता है कुछ डिफरेंस? देखिए, जैसे उस टाइम में एजुकेशन थोड़ी टफ थी। जैसे मैंने बता दिया कि मेरे अपने घर से 3 घंटे का सफ़र था। तो उसके बाद जब मैट्रिक के बाद हायर सेकेंडरी का बाद तो फिर मैं टाउन में आ गया। रामबन हाई सेकेंडरी थी हमारी, 2 साल वहाँ पे लगाए। उसके बाद कॉलेज नहीं था डिस्ट्रिक्ट में हमारे रामबन, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट तो था नहीं, बट उधर कॉलेज नहीं था। तो कॉलेज के लिए फिर मैं डिग्री कॉलेज उधमपुर में आ गया बॉयज़ में। तो वहाँ से तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना था, तो फिर उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में आ गए। तो स्कूल में या कॉलेज में कभी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट आपने किया, किसी स्पोर्ट्स? हाँ, नहीं, वो तो जितना चांस, क्योंकि उतने ज़्यादा चांस भी तो नहीं मिले, लेकिन जितना मिला तो खेलते थे अपना। तो हॉबीज़ किस तरह की थी आप? अभी बेसिकली क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी था। अच्छा, मैं 1 डाउन प्लेयर था अपने टीम के साथ। बाकी वॉकिंग आपका और खेल कूद जो है ये तो चलते रहते हैं गाँव के। आपको अभी भी मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का तो आप जरूर खेलें। हाँ, खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। जब अभी तो उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन कहीं वीकेंड पे या कहीं छुट्टी मिल जाए तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत अभी चलता रहता है। तो जिस तरह से अभी आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, किस तरह का आपका काम रहता है यहाँ पे? देखिए, मेरे के लिए ये डिपार्टमेंट नया है। मैं बेसिकली इससे पहले मेरी जो सर्विस है, मैं 2008 बैच का जूनियर केस हूँ। तो उस वक्त मेरा रैंक 4th रैंक था अपने बैच में। तो मेरा प्रमोशन जो है वो जल्दी हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पहुँच आया, अदरवाइज़ यहाँ टाइम लग जाता। तो मेरी सेक्रेटरी सर्विस से, मैं अंडर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है। तो 2008 में मेरा, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में मैंने एज अंडर सेक्रेटरी काम किया, फिर डिप्टी सेक्रेटरी किया। उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हुई तो मुझे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पोस्ट किया गया रामबन में। अपने डिस्ट्रिक्ट में लकी रहा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने तकरीबन साल के करीब वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट मौका मिला असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट में डोडा में रहा। तो वहाँ पे
उसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट उधमपुर हुई। तो उधमपुर में मेरा ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मुझे कोई 7 महीने मिले। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो एज डिप्टी सेक्रेटरी राजभवन गवर्नर सेक्रेटरीट वहाँ वोरा साहब थे, तो उनके साथ मेरा पोस्टिंग हो गई। एक्सपीरियंस आपका रहा जहाँ पे आपने अपनी स्कूलिंग किया, जहाँ पे आपका कॉलेज रहा, वहीं पे आपकी पोस्टिंग? ये अच्छा लगा कि अपने लोगों को, खासकर जो दूर दराज के गांव के लोग आते थे, तो वो मेरी प्रायोरिटी रहती थी, उनको वहाँ पे प्रायोरिटाइज करके उनके काम डिस्पोज किए जाए, ताकि वो दूर से आते हैं तो उनको, मैं खुद एक अपने रूरल एरिया से था तो वो टच तो रहता थोड़ा बहुत, बट ठीक रहता है। अपने एरिया में जाओगे तो वहाँ सारे लोगों का उसमें थोड़ी इजीनेस भी होती है कि आपको पता है कौन, जैसे हम लोग पीआरसी उस टाइम होते थे, अब तो पीआरसी का रहा नहीं, स्टेट सब्जेक्ट जिनको कहते, तो हमें ये पता होता कि यार इसके बाप यहाँ का रहने वाला, ग्रैंडफादर यहाँ का, तो उसके लिए हम उतनी को फॉर्मेलिटी लेते नहीं थे। जब मैं जानता था तो उसको इशू कर देते थे, तो वो जो एक प्रोसीजरल डिले था वो कम हो जाता था। या किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट देना है तो मैं पर्सनली लोगों को जानता था। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं यहाँ से पहले 3.5 ईयर्स, मतलब अबाउट 4 ईयर्स में राजभवन में ही रहा। तो अभी मेरी ये जैसे आपने देखा होगा 25 फैब से मैं यहाँ पे हूँ। तो एज ए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है मेरा एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा है। हर एक फील्ड में आपके, हर एक फील्ड का अलग अलग एक्सपीरियंस आपको रहा, तो अब जिस तरह से बट यहाँ पे जो आके मुझे लगा कि जितना हम लोग बाहर, जैसे इस डिपार्टमेंट में आने से पहले मैं कभी इस ऑफिस में आया भी नहीं, बाहर जो एक इस डिपार्टमेंट की इमेज ख़राब है, इतना यहाँ पे काम ख़राब नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे जो वर्क डन है बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे 80% सर्विसेज आपकी जो है वो ऑनलाइन है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनाना है तो आपका हमारा सारथी पोर्टल है, आप उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं लर्नर लाइसेंस के। उसके बाद ड्राइविंग की डेट आपने खुद लेनी है। हमारे पास आपको खाली टेस्ट के लिए आना है, अदरवाइज आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो अगर आप अपने ड्यू डेट पे नहीं आते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एक लड़का आया था अपनी ड्यू डेट पे नहीं आया, तो आज वो उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि ड्यू डेट के अलावा अगर उसको फिर मेरी डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है मैंने, कि उसका अपनी ड्यू डेट के उसको प्रीपोन या पोस्टपोन जो है वो मैं कर सकता हूँ। ऐसी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि बच्चा जो है टाइम पे नहीं पहुँच पाता, उसके बाद जो बाकी फॉर्मेलिटी, तो अगर कोई ऐसा जेन्युइन केस हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि अगर किसी का एग्ज़ाम है, कोई आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, उसको प्रायोरिटाइज करके हम डिस्क्रिप्शन यूज़ करके उसको प्रीपोन या पोस्टपोन करते हैं, उसका ऐसी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे हमारा जो दूसरे वर्क है गाड़ी के रिलेटेड, वो वाहन पोर्टल हमारा एक है, उस पर आप ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन है। आपने फ़ी डिपॉजिट डीलर एंड पे करनी है, यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं है, यह है कि थोड़ा रश ज़्यादा रहता है इस ऑफिस में। जम्मू का क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा जम्मू का नंबर लगे गाड़ी का और लाइसेंस मेरा जम्मू का बन जाए, तो इसलिए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का रश है वो भी डाइवर्ट यहाँ होता है। और मैक्सिमम ऐसा है कि जैसे आजकल विंटर्स हैं तो पहाड़ी एरिया जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी लोग यहाँ पे जम्मू आ जाते हैं। तो अभी जैसे आप जानते होंगे कि जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहीं भी आप रिन्यू कर सकते हो, रिप्लेसमेंट उसकी है, डुप्लीकेट लेना है, तो आपको ये नहीं है कि अगर आप पुंछ के रहने वाले तो आप जम्मू नहीं कर सकते हो, तो वो आप कहीं भी थ्रू आउट इंडिया कहीं भी कर सकते हो। तो लोग यहाँ पे जम्मू में ज़्यादा करते हैं, तो उससे थोड़ा रश हमारा सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑफिसर आए, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। आपने अब तक क्या सोचा है कि आने वाले समय में किस तरह के चेंजेस या किस तरह के रिफॉर्म्स? देखिए, मैं आते ही जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे कि लोगों का कोई उनको प्रॉपर एड्रेस करने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ पे आते ही, आपने जब देखा होगा अभी ये हमारे कैमरा भी लगा सीसीटीवी में, तो यहाँ पे आते ही मैंने एक हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया हुआ है कि ताकि कोई भी आएगा उसको प्रॉपरली गाइड किया जाए। वहाँ एक हमारा ऑफिशियल बैठा होता है, उसके पास हमने नेट फैसिलिटी रखी हुई है, वो चेक करता है। अगर जैसे ऑनलाइन सर्विस है तो आप अपना अगर फाइल का पता करवाना चाहते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस का क्या स्टेटस है, तो वो आपको बता सकता हूँ वहीं से ही। तो ताकि आपको चक्कर, अगर मान लो किसी एक विंडो पे आपका काम है तो आप दूसरी विंडो पे गलती से चले गए, वहाँ पे 50 आदमी की लाइन लगी, तो आपको आधे घंटे के बाद पता लगेगा यार ये तो मेरी लाइन ही नहीं थी, तो उस टाइम आप इरिटेट हो जाओगे। तो गाइड करने वाला हमने जो है हेल्प डेस्क पे रखा हुआ है। लोग जैसे अभी भी लाइन आपने दिख रही होगी कि लाइन में लगे हैं, अपना बता रहे हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी लाइन में आने में, तो आपने जिस तरह से एक हेल्प डेस्क रखा हुआ, लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है उनकी, तो वो एकदम से उनके पास जाके पूछ सकते हैं और उन्हें पूरी प्रॉपर तरीके से वो गाइड करेंगे कि आपको इस रो में जाना है। दूसरा, यहाँ पे जैसे जम्मू में आप जानते हैं कि यहाँ 3 मंथ्स वेटिंग होती है। कोई भी लर्नर लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको डेट मिलती है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने थोड़ा कैपेसिटी जो अपनी बढ़ाई है दफ्तर में। पहले जैसे 110 थे या 20 था, 130 तक हमने इनका स्लॉट्स बढ़ाया हुआ है। तो जो लोग लर्नर के लिए ट्राई करते हैं उनको ड्यू डेट पे आना चाहिए। तो वो अगर वो अपनी ड्यू डेट पे आएंगे तो उनको यहाँ पे कोई हरासमेंट नहीं है, कोई चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ड्यू डेट पे नहीं आते हो, मान लो आप एडवांस में आ गए
या आपकी डेट मिस हो गई तो फिर आपको चक्कर लगेंगे, क्योंकि आपको कोई भी ऑन नहीं कर सकता। वो डिस्क्रिप्शन खाली आरटीओ ही मैं देख सकता हूँ कि अगर किसी का जेन्युइन केस है तो मैं अपने अकाउंट से उसका मतलब स्पेशल पिन जनरेट करके इमरजेंसी में मैंने एनआईसी से उसको चेंज कराऊंगा, और मेरे ऑफिस में नीचे किसी के पास वो पावर्स नहीं है। तो इसलिए जब लोग ये आते हैं कि जनाब हमें कोई सुनता नहीं है, तो इसलिए उनको सुनेगा किस लिए, क्योंकि उनके पास वो पावर्स नहीं है। तो मेरे से नीचे मेरा एआरटीओ है या कोई मेरा डीलिंग एस्टेट है, वो उसको उसकी जो प्रॉब्लम है प्रीपोनमेंट की या पोस्टपोनमेंट की, वो उनके हाथ में है कहीं ना नहीं। कहीं आपके द्वारा इस डिपार्टमेंट जिस तरह से लोगों को पहले प्रॉब्लम्स आती थी कि कहाँ जाना है, किससे पूछना है, उनको प्रॉपर एक तरीका पता नहीं होता था, लेकिन जिस तरह से आप जब से यहाँ पे आए आपने एक हेल्प डेस्क रखा हुआ ताकि लोग जितने भी आए उन्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, प्रॉपर तरीके से उसे गाइड कर सके तो वो अपने काम के लिए आगे बढ़ सके। जिस तरह से आपने बताया आपने केस भी की हुई है, क्या कहना चाहेंगे जो आज के यंगस्टर है जो केस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी उन्हें अपनानी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं कि जैसे एक तो हेल्प डेस्क है हमारा, दूसरा मैंने 11 बजे से 2 बजे तक अपना पब्लिक हियरिंग रखा हुआ है। कोई भी आएगा उसको रोक नहीं है। इवन के 2 बजे के बाद भी अगर कोई जेन्युइन केसेस हैं तो मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ मैं उनको सुनता हूँ, ताकि लोग जो है वो जितने लोग मेरे पास आएंगे वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो दोबारा चक्कर ना काटें, रिड्रेस हो जाए, यहीं से उनका हो जाए, क्योंकि दूर से आते हैं, ड्राइवर तबका है, गरीब लोग हैं, अगर किसी का दिन कट जाएगा उसका दिहाड़ी कट जाती है। वहाँ पे सारे लोग अच्छे अमीर भी नहीं है और सारे गरीब भी नहीं है, यहाँ पे मतलब मिक्स लोग ही आते हैं, अच्छे अमीर लोग भी आते हैं और गरीब भी आते हैं। तो इसलिए हमने सबका देखभाल रखनी है कि कोई आदमी यहाँ पे ऐसे ही मतलब किसी का रिड्रेसल ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी जहाँ तक बात रही केस की, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि केस बहुत से लोग करते हैं। हमने जब किया तो हमारे बाद भी बैच आए, हर साल 2 साल के बाद एक बैच आता है। तो लोगों को इसमें यह है कि आपकी कांस्टेंट स्टडी होनी चाहिए। आप मतलब वो पीस मील्स में स्टडी नहीं कर सकते हो अगर आपने ये, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा लंबा है। हमारा आईएएस और केएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न भी सेम है। आपके एग्ज़ाम जो होंगे, पहले आपने प्रीलिम्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है, वो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको आप बोलते हैं वाइवा वगैरह जो होता है। तो अगर आपका, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपके मेरिट अच्छा है तो आपको वाइवा में उतना कोई ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं अपने अगर एग्जांपल बताऊं तो मेरा जो वाइवा में थे मेरे बड़े कम मार्क्स आए थे, मतलब आउट ऑफ 250 मुझे 120 मिले थे, लेकिन फिर भी मेरा रैंक जो था वो 4th था। उसका रीज़न यही था कि मेरा जो मेरिट रिटर्न में था वो बड़ा हाई था। अगर मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं देते तब भी मेरी सिलेक्शन हो जाती थी। कहीं ना कहीं कुछ प्रीलिम में भी पास हो जाते तो हैं, इसलिए मेंस में आपको वाइवा स्टार्टिंग में से ही आपका मतलब रिटर्न में आपने ज़्यादा जान लगानी है, मेहनत ज़्यादा करनी है, फोकस ज़्यादा करेंगे तो उसका अगर आपका मेरिट अच्छा है ना तो फिर आपको वाइवे की वो दिक्कत, मतलब उसकी सोच से आपने बाहर हो जाना है। अगर वाइवा में मान लो आपको कम मार्क्स भी मिलते हैं तो आपका अच्छा, तो इसमें ये होता है कि अगर आपको रैंक अच्छा है तो आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है आपके जो है सर्विस में वो अच्छे रहते हैं। जैसे अब मैं अपना बता दूं कि मेरी जो प्रमोशंस हुई हैं तो मेरे हर आफ्टर 4 इयर्स मेरे प्रमोशन हुई है। फर्स्ट प्रमोशन मेरा 2008 बैच है, तो 2012 में मैं एज डिप्टी सेक्रेटरी रैंक पे आ गया था। तो 2017 में 17 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी आ गया। मैं ये आरटीओ जो है ये एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है। तो अगर मेरा रैंक अच्छा था तो मैं जल्दी आगे आ गया। अगर जो मेरे साथी और हैं कोलीग्स वो बेचारे अभी एक मतलब स्टेप मेरे से डाउन है, क्योंकि रूल्स में ऐसा प्रोविजन था, मेरिटोरियस के लिए रखा गया था। तो अभी तो सारे जूनियर केस हैं। जो हमारा बैच के बाद वो कंबाइंड सर्विसेज वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अगर जैसे आप कोई भी 3 सर्विसेज अब रह गई हैं आपकी, एक जूनियर केस आ गया आपका सिविल साइड में, एक जूनियर केस आपके अकाउंट्स में आ जाते हैं और एक डीएसपी जो आपके पुलिस वाले हैं। तो मेरिट अच्छा है, आपका रैंक ऊपर होगा, प्रमोशन जल्दी होगी। तो ऐसे भी अगर मेरिट आपका अच्छा है तो आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब आपको एक अच्छा कंसीडर किया जाए कि ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, तो आपको अच्छे चांसेस, मौका अच्छा मिलेगा कहीं पे अच्छा काम करने का। जी जी। तो हमारे माध्यम से जितने भी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, खासकर उनकी बात की जाए, जो भी आपने जिस तरह से केस का बताया कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कामयाबी का क्या मंत्र आप उन्हें देंगे? देखें, हार्ड वर्क, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ना कोई अल्टरनेटिव आपके पास है। और रेगुलर स्टडी करते जाएं। ज़्यादा मतलब एक वो होता है ना, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ जाते हैं इस काम में, उसमें वो नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा है। अगर आप क्रैमिंग पे स्टार्ट होगे तो क्रैमिंग तो कर नहीं पाओगे। आपको रेगुलर मतलब रीडिंग देनी है। मतलब फर्स्ट रीडिंग में आपको कम समझ में आएगा, सेकंड में, थर्ड में, जैसे हम लोगों ने किया था कि कोशिश लगा रह रही है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। अगर आप बंद कर दोगे ना, आप ये कहोगे कि मैं दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के छोड़ दूँ, तो वो नहीं। अगर आपने केएस में अच्छा रैंक लेना है तो एटलीस्ट आपको 24 आवर्स में से 15 आवर्स 16 आवर्स तक आपको स्टडी करनी है। तो स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। तो आगे पीछे तो थोड़ा बहुत कम भी हो तो कोई बात नहीं है। तो बाकी आजकल मार्केट में बड़े अच्छे ट्यूटोरियल्स आए हुए हैं, बुक्स अच्छी हैं, बट वो चीज़ें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट आपका अपना हार्डवर्क होना चाहिए।
आप अगर अच्छा अपनी स्टडी अच्छी करते हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इसकी, क्योंकि ट्यूटोरियल वाला आपको एक डायरेक्शन बता सकता है, बट आपके अंदर जो है वो आपने खुद ही करना है। जी, हमारे प्रोग्राम के अंत में जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मान आप कोशिश करें, केस ना हुआ कोई और जॉब आ जाए, किसी भी जॉब में जाओ, जहाँ भी आप जाते हो तो आप डेडिकेटली ऑनेस्टली उस जॉब को परफॉर्म करो। उससे क्या होता है कि आपको अपनी सेटिस्फेक्शन रहेगी और आगे जहाँ भी आप काम करोगे आप लोगों का एक अच्छा, देखो लोग सारे गलत नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ आरटीओ बैठा हूँ तो अगर मुझे 10 लोग गलत कहेंगे, 10 अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो 10 मुझे ठीक भी कहेंगे, सारे लोग मुझे गलत नहीं कहेंगे। तो इसलिए आप जहाँ भी रहें, ज़रूरी नहीं है कि एस या आईएएस करके ही आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट पे हैं आप पब्लिक को प्रॉपरली उनको उनके जो ग्रीवेंसेज हैं एड्रेस करें, तो इसके लिए एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और एक हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू, वेलकम। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे आरटीओ ऑफिसर धनंतर सिंह जी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि कामयाबी किस तरह से हासिल की जा सकती है। इनका कहना है कि हार्ड वर्क ही एक मात्र ऐसा ज़रिया है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। चाहे आप काम कोई भी क्यों ना करें, लेकिन उसमें ज़रूरत है तो सिर्फ डेडिकेशन की।